वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम कर रहे थे क्वेश्चंस। आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 13 और 14। इसके करने से जो एडमिशन के जो क्वेश्चन है वो लगभग खत्म हो जाएंगे। जो 15 के बाद से जो क्वेश्चन है उसमें थोड़ा सा कुछ नया कॉन्सेप्ट है, वो हम बाद में देखेंगे। तो आज 13 और 14 दोनों हमें ख़त्म करना है। होप तुम्हें ये मेथड तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि हम जो बुक में सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस भी तुम्हारे सामने आ जाता है। जिसके पास अगर समझो कहीं भी अगर बैठ के वो पढ़ना चाहे, उसके पास अगर बुक नहीं हो तो एटलीस्ट उसको क्वेश्चन भी मिल जाएगा और सोल्यूशन भी हम लोग साथ साथ में दे रहे हैं। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। ए तथा बी साझेदार है, लाभ को 3-2 के अनुपात में बांटते हैं। 31 दिसंबर 2016 को उनका स्थिति विवरण इस प्रकार है। एक हमें बैलेंस शीट दी गई है और बैलेंस शीट को अभी हम लोग फिलहाल नहीं पढ़ेंगे, हम लोग देखते हैं डायरेक्टली एडजस्टमेंट। उन्होंने सी को लाभ में 1/5 हिस्से के लिए निम्नलिखित शर्तों पर साझेदारी में सम्मिलित करने का निर्णय किया। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान को 2000 से बढ़ाया जाए। तो संदिग्ध ऋणों के प्रावधान मतलब अपने को डेटर्स पे डॉट लगाना है। स्टॉक के मूल्य को 4000 से बढ़ा दिया जाए, तो स्टॉक हम बढ़ा देंगे। देखो एक बार ये देख लेते हैं, संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान को 2000 से बढ़ाया जाए, मतलब पहले 1000 था, अब इसको 2000 और बढ़ाना है। तो अभी हम डेटर्स में से कितना माइनस करेंगे? 3000 माइनस करेंगे। लेकिन अपने लिए लॉस कितना हुआ? पूरा 3000 नहीं, सिर्फ 2000। 1000 तो पहले से ही दिया हुआ था। ठीक है, फिर स्टॉक के मूल्य को 4000 से बढ़ा देंगे। फिर भूमि तथा भवन के मूल्य को 18000 तक बढ़ाया जाए, तो ये आ गया 8000। ये अपने को 18000 तक बढ़ाना है, मतलब 10000 इसमें बढ़ा देंगे। कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष से दायित्व 2000 निर्धारित किया गया, तो इसमें 2000 दायित्व आ गया, इसका मतलब 3000 हम साझेदारों में बांट देंगे। फिर इसके बाद है सी ख्याति का अपना हिस्सा 10000 नकद लाएगा, तो अपने को आता है। अब देखो पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें सी की पूंजी नहीं दी गई है, तो उसके लिए हमें ये एडजस्टमेंट देखो। उपरोक्त पुनर्मूल्यांकन तथा समायोजन कर लेने के बाद, मतलब ये सारी चीज़ें कर लेने के बाद सी अपनी पूंजी के लिए ए व बी की संयुक्त पूंजी के 20% के बराबर राशि लेकर आएगा। ठीक है, मतलब हमें पहले सारे एडजस्टमेंट कर लेना है, फिर हमें ए तथा बी इनका खाता बंद करके इनकी पूंजी निकालनी है, और उस पूंजी का 20% वो क्या लेकर आएगा? अपनी पूंजी लेकर आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग पार्ट है इस क्वेश्चन में। पुनर्मूल्यांकन खाता साझेदार के पूंजी खाते और सी के प्रवेश के बाद फर्म की स्थिति विवरण बनाया। ठीक है, दे दिया, अच्छी बात है। अगर नहीं दिया होता तो भी हम लोग करते थे। ठीक है, चलो हम करेंगे अब इसका सोल्यूशन। तुम लोग भी स्टार्ट करो, जितने एडजस्टमेंट कर सकते हो खुद से करो, फिर उसके बाद आके देखो हमारा वीडियो। ओके, चलो क्वेश्चन हमने रीड कर लिया है, अब हम इसकी पोस्टिंग स्टार्ट करेंगे। सारे डॉट्स हमने लगा लिए थे। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे अपनी बैलेंस शीट में। देखो फर्स्ट पहले क्या दिया है? प्लांट एंड मशीनरी। नाउ प्लांट एंड मशीनरी पे कोई डॉट नहीं है, तो हम लोग सीधा कहाँ लिख देंगे? बाहर लिख देंगे। फिर है लैंड एंड बिल्डिंग, इस पे एक डॉट लगा हुआ है, तो इसको लिख देंगे अंदर, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर है डेटर्स, डेटर्स पर भी डॉट है, 12000 अंदर लिख के एक लाइन छोड़ दो। फिर स्टॉक, स्टॉक पर भी डॉट है, 12000 अंदर लिखकर एक लाइन छोड़ दो। फिर है कैश, कैश को तुम लोग को पता ही हम लोग कहाँ लिखते हैं? हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। फिर दिया हमें कैपिटल अकाउंट, तो ये हम लोग कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा 10000 और 8000। ठीक है, फिर है जनरल रिजर्व, तो ये जनरल रिजर्व को हम क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो बाई जनरल रिजर्व कितना अमाउंट है? 15000। 15000 को हम 3-2 के रेशो में बांट देंगे, तो ये आएगा 9000 और इसमें आ जाएगा 6000। ठीक है, फिर इसके बाद वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, वहाँ पे डॉट लगा हुआ है। अगर डॉट लगा है तो हम लोग कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। लेकिन अगर क्वेश्चन में पहले कैपिटल दिया है तो हमें वापस से क्या लिखना होगा? कैपिटल ही लिखना है। ए बी और सी लाइन छोड़ देंगे, जब आएगा तब लिखेंगे। फिर है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, इस पे डॉट है, तो ये अंदर लिखकर एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स पे हम लोग क्या करेंगे? डॉट लगा देंगे। डॉट नहीं है तो ये सीधा हम लोग कहाँ लिख देंगे? बाहर लिख देंगे। ये हो गया अपना स्टेप नंबर 1, जहाँ पे अपनी बैलेंस शीट में जो जो दिया था वो हमने लिख दिया। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। उन्होंने सी को लाभ में 1/5 हिस्से के लिए निम्नलिखित शर्तों पर साझेदारी में सम्मिलित करने का निर्णय लिया। संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान को 2000 से बढ़ाया जाए।
ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। यहाँ पे हमें क्या करना है, अपने प्रावधान को 2000 से बढ़ाना है। मतलब पहले 1000 था, तो अब ये कितना हो गया है, 3000 हो गया है। तो हम माइनस कितना करेंगे, 3000। और यहाँ पर लॉस कितना हुआ है, गलती से यहाँ पर लॉस 3000 मत लिख देना। क्यों, क्योंकि पहले से ही 1000 तो दिया हुआ है, तो एक्स्ट्रा लॉस अपना कितना हुआ है, सिर्फ 2000। ठीक है। फिर स्टॉक के मूल्य को 4000 से बढ़ा दिया जाए। चलो ठीक है, स्टॉक में हम लोग क्या कर लेंगे, इंक्रीज करना है हमें। कितने से बढ़ रहा है, 4000 से, बाहर आ जाएगा 16000। ना ये अपने लिए फ़ायदा है क्योंकि अपने एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। तो बाई स्टॉक अकाउंट, और अमाउंट कॉलम में लिख देंगे हम लोग 4000। फिर है भूमि तथा भवन के मूल्य को 18000 तक बढ़ाया जाए। मतलब ये पहले 10 था, अब मुझे 18000 तक बढ़ाना, मतलब 18000 करना है। तो इसमें वैल्यू कितनी बढ़ेगी, 10000। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंक्रीज। ठीक है। अब ये भी अपने लिए फ़ायदा है, तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में बाई लैंड एंड बिल्डिंग, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 10000। फिर ये है कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष से दायित्व 2000 निर्धारित किया गया। मतलब इसका जो दायित्व आ रहा है वो कितना आ रहा है, 2000। देखो 2000 मुझे चुकाना है, तो बाकी का जो 3000 बच गया वो हम क्या करेंगे, साझेदारों में बांट देंगे। तो यहाँ पर आएगा बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, और 3000 को हम 3:2 के अनुपात में बांट देंगे। तो 3000 को पहले हम लोग 5 से भाग करेंगे, फिर इसको 3 से गुणा करेंगे और 2 से गुणा करेंगे। तो इसमें तो आ जाएगा 1800 और इसमें आ जाएगा 1200। ठीक है। अब इसके बाद क्या है और देखना, सी ख्याति का अपना हिस्सा 10,000 नकद लाएगा। तो चलो ठीक है, ख्याति अपन लिख देते हैं, यहाँ पे 10,000 वो नकद ला रहा है। और यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, इस गुडविल को बांटना है। तो मुझे क्या चाहिए, त्याग का अनुपात चाहिए, लेकिन प्रश्न में कहीं पर भी नया अनुपात नहीं दिया हुआ है। तो जो पुराना अनुपात है वही अपना क्या हो जाएगा, त्याग का अनुपात हो जाएगा। तो 10,000 को हम 3:2 के अनुपात में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो 3:2 के अनुपात में बांटेंगे तो इसमें आ जाएगा 6000 और इसमें आ जाएगा 4000। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट पार्ट, उपरोक्त पुनर्मूल्यांकन तथा समायोजन कर लेने के बाद, मतलब हमने सारी चीज़ें कर ली है। सी अपनी पूंजी के लिए ए व बी की संयुक्त पूंजी के 20% के बराबर राशि लाएगा। मतलब ए और बी की जो भी पूंजी आएगी उसका 20% कौन लेकर आएगा, सी लेकर आएगा। ठीक है। तो इसका मतलब मुझे ये क्लोज करना है, तो ये क्लोज करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट को बंद कर देते हैं। रीवैल्यूएशन में ये ज़्यादा है टोटल, तो यहाँ लिख दिया हमने 14,000। यहाँ पर भी आ जाएगा 14,000। 14 में से 2 माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेंगे 12,000। और इस 12,000 को हम क्या करेंगे, साझेदारों में बांट देंगे। तो यहाँ पर तो लिख देंगे 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ए और बी 12,000 को 3:2 के अनुपात में बांटना है। तो 12,000 को पहले 5 से भाग करेंगे, फिर 3 से गुणा करेंगे। तो 7,200 तो एक का आ गया और दूसरे का आ जाएगा 4,800। यहाँ डेबिट, तो यहाँ पर हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो बाई रीवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ पर आ जाएगा 7,200 और इधर आ जाएगा 4,800। अब हमारे सारे एडजस्टमेंट वगैरह सब कुछ हो गया है। अब हम क्या करेंगे, सी की पूंजी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट नंबर 1। हमें यहाँ पे सिर्फ सी की पूंजी ज्ञात करनी है, सारे साझेदारों का पूंजी का समायोजन नहीं करना है। तो अगर वो नहीं करना है तो हमें नए अनुपात की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए की पूंजी ज्ञात करेंगे। बताओ अब ए की पूंजी हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो क्रेडिट माइनस डेबिट। ठीक है। और इसी तरह से हम लोग बी की भी पूंजी ज्ञात करेंगे। तो ए और बी की पूंजी निकाल देते हैं। अब ये जो पूंजी आ रही है वो क्या है, सारे समायोजन करने के पश्चात, मतलब अब हमें क्या करना है, इसको प्लस करना है। देखो यहाँ तो माइनस तो कुछ है ही नहीं, तो हमें सिर्फ उसको क्या करना है, प्लस करना है। तो 10,000 प्लस 9,000 प्लस 1,800 प्लस 6,000 प्लस 7,200। तो ए की पूंजी आ गई 34,000, वो लिख देंगे यहाँ पर। फिर 8,000 प्लस 6,000 14,000 प्लस 1,200 प्लस 4,000 और प्लस 4,800, इसकी पूंजी आ गई 24,000। तो ए और बी की हमें पूंजी मिल गई
तो ये आ जाएगा 58,000। ये हो गई हमारे ए और बी की कुल पूंजी। अब इस बी, ए और बी की कुल पूंजी का वो कितना लेकर आएगा, संयुक्त पूंजी का 20% के बराबर लेकर आएगा। ठीक है, तो अब सी की पूंजी कितनी हो जाएगी, सी की पूंजी इसके 20% के बराबर, मतलब 58,000 का वो कितना लेकर आएगा, 20%। ठीक है, तो अब देख लेते हैं 58,000 का 20% आ रहा है 11,600, मतलब वो अपनी पूंजी के लिए कितना ला रहा है, तो 11,600। तो एक तो हम कैश में जोड़ देंगे और इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग कहाँ लिख देंगे, अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय कैश अकाउंट, यहाँ पर आ जाएगा 11,600। अब हमारे सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। चेक कर लो हमें क्या पूंजी का समायोजन करना है, नहीं करना है, तो बस यहीं पे अपना खाता हम बंद करेंगे और इनकी क्लोजिंग कैपिटल हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो टू बैलेंस कैरिड आउट, देखो निकाल तो हमने लिया ही था। इसकी पूंजी की जोड़ आई थी 34,000, इसकी 24,000 और इसकी है 11,600। यहाँ पर भी सेम लिख देंगे 34,000, 24,000 और इसकी है 11,600। और यही अपना सेम क्या आ जाएगा बैलेंस, 34,000, 24,000 और 11,600। अब ये कहाँ लिख देंगे हम लोग इनके पूंजी खाते में, तो यहाँ पर आ जाएगा 34,000, 24,000 और 11,600। ठीक है, अब इसकी टोटल कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग जोड़ देंगे अपना 58,000, तो ये आ जाएगा 69,600। चेक करते हैं अभी, पहले इसके पहले हम लोग क्या करेंगे, कैश की टोटल लिख देंगे बाहर, 19,000 प्लस 11,600, तो ये आ गया 30,600। तो ये हो गया अपना कैश का बैलेंस। चलो अब टोटल करके चेक करते हैं कि क्या हमने सब चीज़ सही करी है या फिर कहीं मिस्टेक करा है, अभी पता चल जाएगा। इधर का टोटल आया है 83,600 और इधर का 69,600 प्लस 2,000 प्लस 12,000। ओह बिल्कुल सही, बहुत सही जा रहे हैं हम लोग, एक एक क्वेश्चन अपना टैली हो रहा है। ठीक है, बस प्रे करूँगा कि तुम्हारे भी ऐसे सारे क्वेश्चन तुम्हारे भी टैली हो जाए, तुम्हें वापस से क्वेश्चन को देखना ही नहीं पड़े, एक ही बार में तुम्हारा क्वेश्चन भी टैली हो जाए। चलो इसी उम्मीद के साथ शुरुआत करो तुम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की। करते हैं स्टार्ट अपना अगला प्रश्न, जो है प्रश्न क्रमांक 14, जो है तुम्हारे पेज नंबर 92 पे। देखो, P तथा Q एक फर्म में साझेदार है, लाभ को 3:1 के अनुपात में बांटते हैं। उनका स्थिति विवरण इस प्रकार है। एक हमें बैलेंस शीट दी गई है, छोटी सी बैलेंस शीट जिसमें गुडविल बस ये एक है, ये हम क्या करते हैं साझेदारों में बांट देते हैं। आर को निम्नलिखित शर्तों पर लाभ में 1/5 हिस्से के लिए सम्मिलित किया जाता है। निवेशों का बाजार मूल्य 4,200 माना गया है, मतलब इन्वेस्टमेंट। देखो अब इसका बाजार मूल्य यहाँ पे कितना है 6,000, अब इसका बाजार मूल्य कितना हो गया है 4,200, तो कितनी हानि हुई हमें 1,800। 1,800 अब इसके सामने देखो हमने फंड कितना बनाया हुआ 1,000, मतलब अपनी हानि ज़्यादा हो गई। 1,800 हुई थी हानि और हमारे पास फंड कितने का है 1,000 का, तो 800 रुपये से अपनी हानि ज़्यादा हो गई। तो ये हम लोग कहाँ लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 800 रुपया जाएगा। 1,000 तो इसमें से एडजस्ट हो जाएगा और बाकी का 800 रुपये कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। फिर उपार्जित ब्याज की राशि 200 है, ये तो अपने लिए उपार्जित ब्याज इंटरेस्ट एक्रूड, ये अपने लिए एसेट है। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान 200 रुपया अधिक है। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान तो 200 रुपया अधिक है, तो हम डेटर्स पे डॉट लगा देंगे। देखो पहले कितना है 500, यहाँ लिखा है प्रावधान 200 रुपया अधिक है, मतलब ये ज़्यादा है 200 रुपया। तो अब अपने डेटर्स में से कितना माइनस करेंगे, सिर्फ 300, और जो 200 रुपया फ़ायदा हो गया वो कहाँ लिख देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में। कर्मचारी क्षतिपूर्ति के एक दावे के लिए 1,000 का प्रावधान किया जाए, मतलब 4,000 है, इसमें से दायित्व कितना है सिर्फ 1,000 का, तो 3,000 हम क्या करेंगे साझेदारों में बांट देंगे। आर ख्याति के हिस्से के रूप में 10,000 लाएगा। ठीक है, फर्म की कुल पूंजी 50,000 रुपये निर्धारित की गई। देखो ये अपना जो हमने पूंजी का समायोजन वाला जो टॉपिक पढ़ा था उसमें पार्ट 3 वाला, जहाँ पे फर्म की कुल पूंजी हमें क्वेश्चन में दे रखी है, जो साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में समायोजित की जानी है, ये हमें समायोजित करनी है। और आर अपनी पूंजी नकद में
लाता है, ठीक है ना। बस यहाँ पे पूरे फर्म की पूंजी दी गई है, बस इसमें से आर का हिस्सा भी निकाल लेंगे और पूंजी का समायोजन भी कर लेंगे। परंतु अन्य साझेदारों की पूंजी का समायोजन चालू खाते खोलकर किया जाएगा। तो यहाँ पे हमें कैश में नहीं करना है, हमें क्या करना है, चालू खाता खोलना है। फिर बस वही अकाउंट बनाना है, वो तो अब हम लोग होशियार बन चुके हैं। फटाफट इस क्वेश्चन के लेजर अकाउंट बना के जितना तुम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हो वो खुद से कर लो। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लेजर्स बनाना। चलो अब हम करेंगे हमारा अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन हमने रीड कर चुके हैं, बस अब सिर्फ पोस्टिंग करनी है। चलो करते जाओ। पहले कैश हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है डेटर्स हम लोग इस पे डॉट है तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 16,000 और एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है स्टॉक पे कोई डॉट नहीं है, सीधा बाहर लिख दो। फिर है इन्वेस्टमेंट पे एक डॉट है तो वो हम लोग लिख देंगे अंदर के कॉलम में और एक लाइन छोड़ देंगे। फिर गुडविल हमें पता है हमें कहाँ लिखनी है, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में। यहाँ पर हम लिख देंगे टू गुडविल अकाउंट और जो 4,000 है वो इनके अनुपात में बांट देंगे तो ये आ जाएगा 3,000 और 1,000। फिर है क्रेडिटर्स हम लोग लिखते हैं हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में, कोई डॉट नहीं है। फिर है वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, तो इस पर डॉट आ गया है तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड इस पर हमें एक लाइन छोड़ देंगे। ये है 4,000 अंदर लिखकर एक लाइन छोड़ देंगे। फिर उसके बाद है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इस पर भी एक डॉट है अंदर लिखकर हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन छोड़ देंगे। फिर है जनरल रिजर्व और कैपिटल, तो ये हम लोग क्या करेंगे हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 16,000 और यहाँ पर 14,000 और जनरल रिजर्व को हम क्या करेंगे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जनरल रिजर्व 2,000 है, इसको 3:1 के अनुपात में बांट देंगे तो 4, 1,500 और 500, तो यहाँ पर आ जाएगा 1,500 और यहाँ पर आ जाएगा 500, ठीक है। चलो फिर अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो आर को निम्नलिखित शर्तों पर लाभ में 1/5 हिस्से के लिए सम्मिलित किया जाता है। निवेशों का बाजार मूल्य 4,200 माना गया। नो, ये वेरी इंपॉर्टेंट। देखो निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट कितने दिखा रखे यहाँ पे 6,000। अब इसका बाजार मूल्य है 4,200, इसका मतलब ये तो हमें समझ में आ गया कि इसमें से जो 1,800 है वो हमारे लिए क्या हो गया है, लॉस। तो ये 4,200 हमने लिख दिया। अब ये जो टोटल 1,800 का लॉस हुआ है इसमें इसके सामने हमने 1,000 का तो क्या बना रखा है, एक फंड बना रखा है, ठीक है। तो ये 1,800 में से 1,000 तो हमने यहाँ से एडजस्ट कर लिया और बाकी का जो 800 रुपया एक्स्ट्रा लॉस है वो हम लोग कहाँ लिख देंगे, हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिख देंगे, ठीक है। याद रखना कि पूरा 1,800 यहाँ पर नहीं आएगा, अगर ये फंड नहीं होता तो हम लोग ये पूरा 1,800 को यहाँ लिख देते, ठीक है। लेकिन अभी फंड है तो 1,800 में से 1,000 यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा और बाकी का यहाँ। मान लो अगर ये फंड 2,000 होता तो 1,800 तो एडजस्ट करते और बाकी का 200 हम क्या करते, साझेदारों में बांट देते हैं, ठीक है। चलो फिर है उपार्जित ब्याज की राशि है 200 रुपये। अब ये अपने लिए क्या होता है, एसेट। तो एसेट को हम लोग कहाँ लिख देंगे, हमारे रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड में। यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई एक्रूड इंटरेस्ट और ये अमाउंट है 200, तो यहाँ लिख दिया 200 और इसका सेकेंड इफेक्ट हम लोग अपने एसेट साइड में लिख देंगे एक्रूड इंटरेस्ट, ये आ जाएगा 200 रुपये। फिर संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान 200 अधिक है। देखो पहले से प्रावधान कितना दिया हुआ है, 500, इसका मतलब ये क्या है, 200 रुपया अधिक है। तो अब क्या करना है, हमें सिर्फ 300 ही माइनस करना है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स यहाँ से तो 300 माइनस हो जाएगा, अमाउंट आएगा 15,700। अब प्रावधान अपना 200 से कम हो गया तो ये अपने लिए क्या है, प्रॉफिट। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, 200 का अपना फायदा हो गया। फिर कर्मचारी क्षतिपूर्ति के एक दावे के लिए 1,000 का प्रावधान किया जाए। मतलब यहाँ पर हमें प्रावधान अपने को कितना करना है, सिर्फ 1,000 का। तो जो 3,000 बच रहे हैं ये हम लोग क्या करेंगे, साझेदारों में बांट देंगे। तो
तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर यहाँ पर आ जाएगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड, ठीक है। अब 3000 को मुझे यहाँ पे बांट देना है, उनके कौन से अनुपात में, 3:1 के अनुपात में। तो 3000 को हम 4 से भाग करेंगे तो इसमें आ जाएगा 2250 और इस पर आ जाएगा 750। ये भी कर लिया हमने। फिर है आर आर ख्याति के हिस्से के रूप में 10,000 लाएगा। चलो ख्याति है तो हम क्या करेंगे, एक तो कैश में जोड़ देंगे। कैश में जोड़ने के बाद अब हमें ये क्या करना है, ये हमें यहाँ पर साझेदारों में बांटना है। तो कौन से अनुपात में बांटते हैं, हम बांटते हैं इसको अपने त्याग के अनुपात में। लेकिन क्वेश्चन में कहीं पर भी नया अनुपात नहीं दिया हुआ है, तो जो हमारा पुराना अनुपात है वही अपना त्याग का अनुपात हो जाएगा। तो अब हम 10,000 को क्या करेंगे, 3:1 के अनुपात में बांट देंगे। तो इसमें कितना आएगा, इसमें आएगा 7,500 और इसमें आ जाएगा 2,500। ये भी लिख दिया हमने। अब इसके बाद क्या है, फॉर्म की कुल पूंजी 50,000 निर्धारित की गई। ये अपना केस 3 हो गया। फर्म की कुल पूंजी है 50,000 जो साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में समायोजित की जानी है। मतलब यहाँ पर हमें पहले नया लाभ हानि अनुपात निकालना है और फिर इस 50,000 को हमें क्या करना है, तीनों में बांट देना है। आर अपनी पूंजी नकद में लाता है परंतु अन्य साझेदारों की पूंजी का समायोजन चालू खाता खोलकर किया जाएगा, ठीक है। तो 50,000 तो पूरे फॉर्म की पूंजी है, उसमें से 1/5 किसका हिस्सा है, आर का। तो आर का हम लोग क्या निकाल सकते हैं, एक बार पूंजी तो हम लोग निकाल सकते हैं, आर की पूंजी। चलो निकाल लेंगे हम लोग ये। तो वर्किंग नोट नंबर 2 ही रख लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 हम क्या कर लेंगे, वर्किंग नोट अपन 1 नया अनुपात निकाल लेंगे, ठीक है। नया अनुपात की गणना कर लेंगे। तो देखो नया अनुपात के लिए हमें पहले क्या लिखना है, आर का हिस्सा। तो आर को हम यहाँ पर कितना दे रहे हैं, तो 1/5 दे रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद शेष लाभ कितना बचेगा, शेष लाभ हम कैसे निकालते हैं, 1 में से 1 - 5 माइनस करेंगे तो 4/5 बचेगा। ये मेरा शेष लाभ हो गया। अब इसके बाद पी का हिस्सा, तो पी का हिस्सा हमें कैसे निकालना है, जो इसका पुराना अनुपात है, पुराना अनुपात कितना है 3/4 इंटू करेंगे हम लोग 4/5 से। तो ये 4 कैंसिल हो गया, इसका कितना बच गया 3/5। पी के बाद हम लोग क्यू का हिस्सा निकालेंगे, क्यू की हिस्से ने क्यू का हिस्सा, और क्यू का हिस्सा कैसा आ जाएगा 1/4 इंटू 4/5। तो यहाँ पे भी 4 कट गया तो कितना बच गया 1/5। और पी क्यू आर, आर का हिस्सा देखा जाएगा तो पहले से ही 1/5 दिया हुआ है और यहाँ पे हमें एलसीएम भी सेम नहीं करना है, ठीक है। तो इनका जो नया अनुपात आया है, न्यू रेशो, वो क्या आया है 3, 1 और 1, ठीक है। अब यहाँ पर फर्म की कुल पूंजी, फर्म की कुल पूंजी कितनी है, देखो फर्म की कुल पूंजी क्वेश्चन में दे रखी है हमें 50,000। अब इसमें से हमें सिंपल क्या करना है, पी की पूंजी निकाल लो। पी की पूंजी कैसे करेंगे, 50,000 में से उनका जो नया अनुपात है 3/5, तो निकाल लो इसकी पूंजी कितनी आ गई 30,000। पी के बाद क्यू की पूंजी, क्यू की पूंजी कैसे 50,000 इंटू 1/5, तो कितना आ जाएगा 10,000। और इसी तरह से हम लोग आर की भी पूंजी निकाल लेंगे, उसका भी कितना आ जाएगा 10,000, ठीक है। एक बार ये निकाल दिया। अब आर अपना हिस्सा कैसे लेकर आ रहा है, नकद लेकर आ रहा है। तो एक तो हमें क्या करना है, अपने कैश में जोड़ देना है 10,000, और ये कहाँ लिखेंगे हम लोग, सबसे पहले बाई कैश अकाउंट आर के खाते में लिख देंगे हम लोग 10,000। फिर अब इन सब की हमें पूंजी मिल चुकी है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। इसमें आ जाएगा 30,000, इसमें आ जाएगा 10,000 और इधर आ जाएगा 10,000, ठीक है। चलो अब इसे हम क्या करेंगे, बंद करेंगे। देखते हैं अब इनके जो भी समायोजन होगा वो हमें कहाँ करना है, चालू खाते में करना है, नकद में नहीं करना है, ठीक है। चलो देखते हैं बैलेंस कैसे निकलेगा। देखो शायद ये टोटल ये ज़्यादा आ रही है तो यहाँ पर, और इसकी टोटल ये ज़्यादा आ रही है तो यहाँ बैलेंस आएगा। पहले ये कर लेते हैं। तो यहाँ की टोटल लोगो, अब ये टोटल करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे रीवैल्यूएशन अकाउंट को बंद करना है, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को कैसे बंद करना है वो तो अपने को आता है। यहाँ पर भी 800, यहाँ पर भी 800, 400 चला गया तो बैलेंस बच गया 400। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये साझेदारों में बांट देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पी और क्यू। ये 400 को कैसे बांटेंगे, पुराने अनुपात में 3:1 के अनुपात में 300 और 100
वो लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें आ जाएगा 300 और इसमें आ जाएगा 100। चलो अब हम लोग बंद कर सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 33,300, यहाँ पर भी लिख दो 33,300। अब 33,300 में से सब माइनस कर दो, 33,300 माइनस 16,000 माइनस 1,500 माइनस 2,250 माइनस 7,500, तो ये आ गया 6,050। 6,050। तो अब यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग, ये करंट अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, चलो ये हो गया। अब ये साइड का ज़्यादा लग रहा है, तो 14,000 प्लस 500 प्लस 750 और प्लस 2,500, तो ये कितना आ रहा है यहाँ पर 17,750। तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 17,750। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 17,750। इसमें से माइनस करेंगे हम लोग 10,000 और माइनस करेंगे इसमें से 1,100, तो ये आ जाएगा 6,650। तो ये हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, टू करंट अकाउंट। चलो ये तो लिख दिया। अब हमें देखना है कि ये बैलेंसेस जाएंगे कहाँ पर। तो सबसे पहले ये कैपिटल, इसको लिखो। ये लिखोगे तो दूसरा भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। पहले कैपिटल को लिख देंगे हम लोग, पी क्यू और आर। इसका आ जाएगा 30,000, इसका आएगा 10,000 और इसका भी आ जाएगा 10,000। तो ये लिख दिया 50,000। फिर अगर ये कैपिटल यहाँ लिखा है तो ये करंट अकाउंट को भी कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे। ये किसका करंट अकाउंट है, क्यू का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्यूज करंट अकाउंट। कितना अमाउंट है 6,650। और ये जो करंट अकाउंट है ये किसका था, पी का। तो वो लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, पीज करंट अकाउंट। कितना आया 6,050। ठीक है, इसको भी बंद कर लेते हैं। ये आ जाएगा 24,000। अब चेक करते हैं कि ये अपना टैली हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ठीक है, टोटल 11,000 प्लस 1,000 प्लस 50,000 प्लस 6,650, तो ये आ रहा है 68,650। इधर का टोटल है 68,650। फिर है 24,000 प्लस 15,700 प्लस 18,500 प्लस 4,400 प्लस 6,050, तो ये है 68,650। चलो दोनों साइड टैली। ठीक है, चलो अब तुम लोग भी क्या कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। होप तुम लोग ने भी खुद से एक बार ट्राई किया होगा, उसके बाद ही तुमने ये सब चीज़ें देखी होगी। ठीक है, चलो फटाफट क्लोज करो और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।